कब से हो रहा है ये? खाना पीना खा रहा है? नहीं काका, बस एक कमरे में बैठ के कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। माँ भी बहुत डरी हुई है। कई लोग घर के पास से घूम के जाते हैं, पर पास में कोई नहीं आता। तब जाके मम्मी ने आपको बुलाने के लिए भेजा। अच्छा ठीक है, चलो चल के देखते हैं। चांदनी रात में हल्की हवा चल रही थी। बिहार के झाझा के पास एक छोटे से गांव में बहुत ही सुहाना मौसम हुआ था। बाहर से तो ये मौसम बहुत ही सुहाना लग रहा था, लेकिन रमेश के घर में कुछ और ही माहौल था। पुरानी भट्टी के पास से शाम को आने के बाद रमेश बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा था। धीरे धीरे गांव के वैद्य जी और रमेश का बेटा दोनों मकान के पास पहुंचे। वहां एक दो लोग और थे जो कौतूहल भरी नजरों से अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे। अंदर से एक बहुत ही अजीब गुर्राने की और हंसने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा है और साथ ही हंस भी रहा हो, दोनों एक साथ। हरिहर काका दरवाजे से अंदर आए। अंदर रमेश की पत्नी सुधा रमेश की ओर मुंह करके बैठी हुई थी। वो बहुत ही निराश और बेसहारा लग रही थी। हरिहर काका के आने के बाद उसकी नजरों में थोड़ी सी राहत दिखी। सुधा पूरी तरह से शांत थी। उसकी आंखें अपनी पति रमेश पर टिकी हुई थी। रमेश, जो कभी गांव का सबसे हंसता खेलता और बहुत ही हंसमुख आदमी था, आज वो वहां नहीं था। आज शायद कोई और ही था। रमेश जमीन पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक कच्चे चावल का थैला था। वो एक एक मुट्ठी चावल मुंह में डाल रहा था, जैसे कोई भूखा जानवर महीनों के बाद कुछ खा रहा हो। पर उसकी आंखें एकदम सफेद थी। सुधा, ये क्या है? ये रमेश को क्या हुआ है? तीनों दिन से यही कर रहे हैं काका। सोते नहीं हैं, बात नहीं करते, बस ये कच्चे चावल और कभी कभी मिट्टी खाने लगते हैं। मैंने सोचा बीमारी है, पर कल रात इन्होंने ऐसी आवाज निकाली जो किसी इंसान की नहीं थी। रमेश ने खाना रोक दिया और उसने अपना सर घुमा के हरिहर काका की ओर देखा। एक गुर्राहट उसके गले से गूंज उठी। ये कोई बीमारी नहीं है सुधा, ये कोई शैतानी साया है। इन्हें मैं तो क्या, शहर के डॉक्टर साहब भी नहीं बचा पाएंगे। एक ही रास्ता है, रामचरण बाबा को बुलाना पड़ेगा। रामचरण बाबा? वो तो भट्टे के मालिक है ना? वो हमारे यहाँ क्यों आएंगे? वो सिर्फ एक ईंट भट्टे के मालिक नहीं है सुधा। उनके पास वो विद्या है जो गांव में किसी के पास नहीं है। लोग कहते हैं वो आत्माओं से काम करवाना जानते हैं। छोटू बेटा, जल्दी जा और जाकर रामचरण बाबा को बुला के लेके आ। भाग के जा, गांव के उस पार जो बड़ा घर है वहां जा। रामचरण बाबा से कहना रमेश का घर अब भर आया है, वो समझ जाएंगे। अब भाग। छोटू डरते हुए उस घर की ओर भागा। लोग सोचते थे कि रामचरण बाबा शमशान घाट में रहते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। उनका एक आलीशान घर था। जब छोटू वहां पहुंचा तो रामचरण बाबा अपने घर से थोड़े बाहर बैठे हुए थे। उनके पास एक नारियल था जिसमें वो कुछ धागा बांध रहे थे और मंत्र पढ़ रहे थे। छोटू वहां पहुंचा। पापा, हरिहर काका ने भेजा है। दूर रहो, इधर मत आओ, मैं आता हूं थोड़ी देर में। उसके बाद वो वैसे ही कुछ देर मंत्र पढ़ते रहे। फिर उस नारियल को एक झोले में डाल के उसके बाद बच्चे के पास आए। पिताजी, मेरे पिताजी रमेश, वो बीमार है। वो काका ने कहा उनका घर अब भर गया है।
घड़ा भर गया है। मैंने रमेश को मना किया था पुरानी भट्टी की मिट्टी की ओर नहीं जाने के लिए, पर वो नहीं माना। लालच इंसान को अंधा कर देता है। रामचरण बाबा ने अपने नौकर से कहा, विश्वा, ये थैली भट्टी पे पहुंचा दो। तुम्हें पता है ना क्या करना है। मैं कुछ देर बाद वहीं आ रहा हूं। लगता है एक और नारियल लगेगा आज। फागुन की हवा में एक अजीब सी जलन होती है, ना ठंड ना गर्मी, बस एक सूखापन। सर्दी बीत चुकी है और अब फागुन आ चुका है। कहते हैं जब भी हवा चलती है तो पुरानी कब्रों की मिट्टी उड़ के जिंदा लोगों के दिमाग में घुस जाती है। चांद की रोशनी में बच्चे के साथ रामचरण बाबा वैसे ही जल्दी जल्दी में रमेश के घर पहुंचे। रामचरण बाबा सुधा के कमरे में पहुंचे। लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, पर उनके डर से कोई अंदर नहीं गया। बाबा ने अंदर कदम रखा। रमेश ने उन्हें देखा और जोर से चीखा, ऐसी चीख जैसे किसी कांच को तोड़ा जा रहा हो। रामचरण, वापस जा, वापस जा, ये शरीर मेरा है। तू भटक रहा है, चल तुझे नया घर देता हूं। रामचरण बाबा ने जमीन पे एक नारियल रखा और चारों ओर एक घेरा बनाया। बाबा ने एक लाल धागा निकाला। रमेश की आंखें उसी धागे को देख देख के फटने लगी। बाबा मंत्र पढ़ने लगे, तेज और तेज। बंद बंद, पशु बंद, प्रेत बंद, ईंट का मकान, माटी की जान, बंद बंद, पशु बंद, प्रेत बंद। रमेश का शरीर हिलने लगा, वो जैसे कांपने लगा और खांसने लगा। उसके अंदर से काला धुआं निकला और नारियल की ओर बढ़ गया। सुधा ने अपनी आंखें बंद कर ली। कमरे में ठंडक बढ़ गई। वो धुआं नारियल की ओर बढ़ा जैसे किसी ने उसे खींचा हो, और वो जाकर नारियल के अंदर घुस गया। रामचरण बाबा ने तुरंत वो लाल धागा लिया और नारियल के चारों तरफ गांठ बांध दी। 1, 2 और ये 3 कैद। रामचरण बाबा ने नारियल उठा लिया और फिर सुधा की ओर देखा। रमेश ठीक हो जाएगा, लेकिन सुधा, मेरा काम फ्री में नहीं होता है। तुम दोनों 3 दिन से काम पे नहीं आए हो। कल से टाइम पे ईंट भट्टे पे आ जाना और अपना काम करना जैसे करते हो, समझ गई? इसके बाद वो लोग हमेशा की तरह रामचरण बाबा के ईंट भट्टे पे काम करने लगे। रामचरण बाबा का ईंट का भट्ठा था। हर दिन हजारों ईंटें बनती थी और पकाई जाती थी। कई चिमनियां हैं यहाँ पे, कई सारी ईंटें रखी हैं यहाँ वहाँ। और भट्टे के दूसरी ओर भी एक पुरानी चिमनी थी और कुछ पुरानी ईंटें थी। वहाँ घास और जंगल जमाई थी। मजदूरों को उस तरफ जाना सख्त मना था। कई महीने बीत गए। चिमनी पे ऐसे ही काम चलता रहा। रामचरण बाबा लेकिन हर शाम को अपने एक छोटे से कमरे में जाते, एक थैले के साथ, और वो थैला वहीं रख के आ जाते। सुधा और रमेश अब रामचरण बाबा के भट्टे पे काम करते थे। पर उसी ईंट के भट्टे से कुछ दूर पे एक और गांव था। छोटा सा गांव था। इस गांव में गरीबी ज्यादा थी। लोगों के पास ज्यादा काम नहीं था। खेती बाड़ी भी ज्यादा नहीं बची थी। इस गांव के अधिकतर मर्द शहर में जाकर काम करते थे। इसी गांव में एक छोटा सा घर था मनोहर का। मनोहर की पत्नी उसे कुछ समझा रही है। ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो खाने के भी पैसे नहीं बचेंगे, फिर कैसे जिएंगे हम? कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, पर क्या करूं? जमीन भी तो नहीं है और अपने गांव में किसी के पास कोई काम भी नहीं है। शहर जा पाता तो अच्छा होता। हाँ, लेकिन बाबू की बीमारी में इसका ख्याल रखना भी तो जरूरी है। हाँ पता है, तभी तो शहर नहीं जा रहा हूँ। पास के गांव जाके काम ढूंढूं तो हर महीने घर आ जाया करूँगा।
या कुछ जरूरी हुआ तो पास के विनोद को भेज देना, वो साइकिल से जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। इसके बाद मनोहर निकल पड़ा पास के गांव में काम की तलाश में। कुछ देर में वो काम खोजता हुआ ईंट के भट्टे पर पहुंचा। मनोहर को नहीं पता था कि यहाँ क्या होता है, उसे बस पैसे की जरूरत थी। मनोहर ने रामचरण बाबा से काम मांगा। यहाँ काम कर, पैसे मिलेंगे, रहना भी मिलेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, शाम के बाद उस तरफ मत जाना, उस पुरानी भट्टी की तरफ। वो पुरानी भट्टी मनहूस है, वहां की मिट्टी कच्ची है, और ये रहा मेरा दफ्तर, यहाँ पे भी तेरा घुसना सख्त मना है, समझा? जी मालिक, मैं बस अपने काम से काम रखूंगा। मनोहर मेहनत करता रहा, लेकिन वो पुरानी भट्टी उसे हमेशा अपनी तरफ खींचती थी। एक रात फागुन की हवा बहुत तेज थी। मनोहर को नींद नहीं आ रही थी, पर उसे दूर पुरानी भट्टी की तरफ से कुछ खुरचने और रोने की आवाज आ रही थी। लालच डर से ज्यादा ताकतवर होता है। मनोहर को बाबा की चेतावनी याद थी, वहां मत जाना, लेकिन फागुन की हवा आज कुछ और ही कह रही थी। वो कोई आवाज नहीं थी, वो एक कशिश थी। मनोहर के कदम अपने आप उस तरफ अंधेरे की तरफ बढ़ने लगे। वहां जहां पुरानी भट्टी की चिमनी एक काले हथियार की तरह आसमान को चीर रही थी। मनोहर धीरे धीरे वहां पहुंचा। वहां एक पुरानी कुटिया थी, उसके दीवार में दरारें थी और अंदर से रोशनी आ रही थी। कौन है वहां पे? बाबा, मुंशी जी। पर तभी मनोहर ने अंदर देखा। अंदर देख के उसका खून जम गया। कुटिया के कोने में एक नहीं, दो नहीं, 3 साए बैठे हुए थे। वो बैठे नहीं थे, वो दीवार से चिपके हुए थे। उनके शरीर वो देखने में बहुत भयानक लग रहे थे। तेज नुकीले दांत और काली और सफेद आंखें। तो आ गया तो हमें गर्मी लग रही है, हमें पकड़ के रखा है। हमें गर्मी लग रही है, हमें पकड़ के रखा है। पूर्णिमा की रात हम राख बन जाएंगे। तुम लोग कौन हो? तुम यहाँ कैसे? बाबा ने तो कहा था। बाबा झूठ बोलता है, उसने हमें धोखे से कैद किया है। हम इंसान थे मनोहर, हम मजदूर थे। उसने हमारी आत्माओं को नारियल में बंद करके रखा है ताकि वो हमसे काम ले सके, हमारी शक्ति ले सके। देख पुरानी भट्टी के नीचे हमारी हड्डियां भी दबी है, इसलिए हम यहाँ भटकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? मैं तो बस एक मजदूर हूँ। मुक्ति सिर्फ तू दे सकता है। बाबा के दफ्तर में जा। वहाँ दीवार पे लाल धागे से बंधे नारियल हैं। हमारे नारियल सबसे पुराने हैं, उन पे काली राख लगी हुई होगी। बस उसका धागा खोल दे। गांठ खुलते ही हम आजाद हो जाएंगे और तुझे वहां ले जाएंगे जहां बाबा ने अपना खजाना छुपाया हुआ है। पर तभी कुटिया के थोड़ी दूर बाद किसी के कदमों की आहट आई।
भाग भाग, बाबा आ रहा है, याद रखना पूर्णिमा से पहले धागा खोल देना। मनोहर को बाबा के आने की आवाज आई। वो जल्दी से ईंटों के पीछे छुप गया। रामचरण बाबा एक लालटेन लेके उस तरफ चक्कर लगाने आए थे। उनके हाथों में एक लालटेन थी। वो धीरे धीरे झोपड़ी की तरफ आए और झोपड़ी के अंदर की तरफ देख के मुस्कुराते हुए आगे निकल पड़े। मनोहर के चेहरे पे एक अजीब सी खुशी और चमक आ गई थी। उसके मन में लालच घर कर गया था। उसे समझ में आ गया था कि बस कुछ ही दिनों में वो उनको आज़ाद करके उन्हें मुक्ति दे सकता है और साथ ही में अपनी गरीबी भी दूर कर सकता है। वो बस मौके का इंतज़ार करने लगा। अगले दिन मनोहर ने भट्टी पे वैसे ही काम किया। उसे पता था कि बाबा आज शाम को दूसरे शहर जाने वाले हैं कुछ काम से। उसने आज की रात ही उन आत्माओं को आज़ाद करने का फैसला किया। रात ढल आई। आज की रात भी चांदनी रात थी। बहुत जल्द पूर्णिमा की रात आने वाली थी। मनोहर दबे पांव बाबा के घर में घुस गया। उसके सामने वो नारियल पड़े हुए थे जिसके बारे में उन आत्माओं ने उसे बताया था। बस कुछ कदम और फिर वो अमीर हो जाएगा। मनोहर को बाबा की चेतावनी याद आई, पर लालच और वो अजीब सा सम्मोहन उसे खींच रहा था। उसने धागा पकड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये पार्ट? अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका नाम क्या है और कहाँ से देख रहे हैं ये जरूर लिखिए कमेंट में, और वीडियो को हाइप भी कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि AI वीडियोस और या फिर AI बैकग्राउंड यूज़ ना करूँ, सब कुछ खुद ही बनाता हूँ, खुद ही करता हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट लगता है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और ऐसी वीडियोज़ बना पाऊँ, ठीक है? एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ बहुत जल्दी। एंड जैसे मैंने बताया है कि एक और कॉन्सेप्ट रहेगा चैनल पे, मॉडर्न हॉरर के बेस्ड पे, मॉडर्न हॉरर के रूप में छोटे वीडियोस, बट मॉडर्न हॉरर, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो उसको भी देखिएगा, उसको भी सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।